अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? आज हम एवापोरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। एवापोरेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एवापोरेशन। यानी वो स्पॉन्टेनियस चेंज जिसके जरिए एक लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लिहाजा ऐसे प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुदकार, यानी वो काम जो खुद ब खुद होता है, बैरूनी एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता उसको कंप्लीट करने में, एट एनी टेम्परेचर। यानी एवापोरेशन जो है इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि एवेपोरेशन खुदकार अमल है, ये ऑटोमेटिकली होगा, ये स्पॉन्टेनियसली होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि एवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं कि एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये दो पॉइंट एवेपोरेशन में इंपॉर्टेंट है। अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। एवापोरेशन वो अमल है जिसके जरिए लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और ये अमल ऑटोमेटिकली होगा, खुदकार होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा और ये अमल किसी भी टेम्परेचर पे होगा। अगर टेम्परेचर कम है तब भी एवापोरेशन होगा और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब भी एवापोरेशन होगा। तो ऐसे कन्वर्जन को, ऐसे अमल को हम एवापोरेशन कहते हैं। अब एवापोरेशन क्यों कर होता है? What is the reason for evaporation? जिस तरह हमने कहा था, लेट से ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया हुआ है। तो आपको पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड में हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर attracted towards each other by intermolecular forces. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ने लिक्विड मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ बांध दे रखा है, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन सॉलिड। लिहाजा लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ चूंकि काइनेटिक एनर्जी है, लिहाजा दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन लाइक गैस, बट ड्यू टू लेसर काइनेटिक एनर्जी इन द लिक्विड एज कंपेयर टू गैस, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम है, लिहाजा इनका जो रैंडम मोशन होता है वो भी थोड़ा कम होता है गैस के मुकाबले में। अब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम मोशन ये लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं और ये कोलिजन जो होता है, ये टकराव ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होता है लाइक गैस मॉलिक्यूल, ये इलास्टिक होता है। और इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक्सचेंज होते रहते हैं। लिहाजा तेज मॉलिक्यूल स्लो मॉलिक्यूल के साथ जब टकरा जाता है तो स्लो मॉलिक्यूल तेज और तेज मॉलिक्यूल स्लो हो जाता है और मुसलसल मॉलिक्यूल्स के बीच एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है, मोमेंटम का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है। अब लेट्स से ये मॉलिक्यूल जो है इसकी एनर्जी अदर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा है। जिस तरह आपको पता है कि गिवन टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है और काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल का दूसरे से डिफरेंट होता है। लिहाजा सपोज इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसका मोमेंट तेज है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ फास्टर मोमेंट, नंबर वन, इट कैन ट्रेवल टू द सरफेस। क्योंकि इसकी मोमेंट तेज है तो वो तेजी के साथ एक जगह से दूसरी और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगा और ये सरफेस की तरफ तेजी के साथ आ सकता है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है, अगर ये खुद सरफेस की तरफ डायरेक्ट नहीं आता तो दिस मॉलिक्यूल कैन कोलाइड विद मॉलिक्यूल अबव इट, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है और इसी तरह इनकी जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लिक्विड टू द सरफेस। यानी दो तरीकों से सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो सकती है लिक्विड में।
एक तो यह है कि लिक्विड के अंदर मौजूद हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो उसका मोमेंट ज्यादा होगा और अपने मोमेंट के दौरान वो सरफेस की तरफ आ जाता है, तो सरफेस में जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस में मिलेगा। दूसरा तरीका यह है, अगर वो डायरेक्ट ऊपर नहीं आता तो थ्रू कोलिजन वो अपने काइनेटिक एनर्जी को अदर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर कर लेता है और दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर होते होते हाई एनर्जी जो है वो सरफेस मॉलिक्यूल्स की तरफ आ जाती है। लिहाजा एट एनी मोमेंट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जो जो सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मोमेंट इंक्रीज होगा, और आपको पता है कि जब मोमेंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज होती है, और एट एनी मोमेंट द मॉलिक्यूल्स कैन हैव सो मच एनर्जी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को ये ओवरकम कर लेते हैं और मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेकअप कर लेते हैं और ये लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस फेज में, और इस कन्वर्जन को जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, इस कन्वर्जन को हम एवापोरेशन कहते हैं। अब जब एवापोरेशन हो जाता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है वो एवापोरेट हो गए, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वो मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। लिहाजा ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड से एवापोरेट हो जाते हैं और अपने साथ वो ज्यादा एनर्जी लेकर गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। लिहाजा नीचे जो मॉलिक्यूल रह जाते हैं उनकी एनर्जी निस्बतन कम हो जाती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि evaporation causes cooling effect। evaporation हमेशा क्या करता है, evaporation हमेशा ठंडक पैदा करता है। यही वजह है कि जब आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, तो आप ठंडक फील करते हैं। जब आपके बॉडी पे स्वेट होता है और आप पंखे के सामने बैठ जाते हैं तो आप ठंडक फील करते हैं, बिकॉज रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। और जब एवापोरेशन होने लगता है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और हम कहते हैं कि एवापोरेशन से ठंडक पैदा होती है। एवापोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब एवापोरेशन कब तक जारी रहेगा? देखिए, अगर हमारे पास ओपन कंटेनर में लिक्विड पड़ा है तो ओपन कंटेनर में एवापोरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खत्म ना हो जाए, क्योंकि इन केस ऑफ ओपन कंटेनर एवापोरेशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। एवापोरेशन सिर्फ लिक्विड से गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते जाते हैं और इसी तरह लिक्विड की मिकदार कम होती जाती है और फाइनली ये खुश्क हो जाता है। लिक्विड जो है वो सारे का सारा एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसके मुकाबले में अगर हम यही लिक्विड एक क्लोज कंटेनर के अंदर डाल दें, यहां पे आप देखिए ये लिक्विड है, हमने इसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया और इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया, तो देखिए जो ही हम क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड डाल लेते हैं तो जो हिस्सा लिक्विड ऑक्युपाई कर लेता है वो ये है और लिक्विड के ऊपर जो है वो एम्प्टी स्पेस है, यानी यहां पे फिलहाल लिक्विड के वेपर्स नहीं है। With the lapse of time, evaporation starts। यहां पे evaporation start होने लगती है इस तरीके से। ठीक है, and with the lapse of time, वक्त गुजरने के साथ साथ यहां पे वेपर्स की तादाद बढ़ने लगती है। यहां पे जो जो वेपर्स बनते गए तो वो ओपन एयर में मिक्स होते गए और यहां पे ये वेपर्स जमा नहीं हो रहे थे, लेकिन इसके बरक्स यहां पे जो जो वेपर्स फॉर्मेशन हो रहा है तो वो वेपर्स इस एम्प्टी स्पेस में जमा होने लगते हैं, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, ये ओपन एयर में नहीं जा सकते। लिहाजा विद द लैप्स ऑफ टाइम द नंबर ऑफ वेपर्स अबाउ द लिक्विड इंक्रीजेस। यहां पे हमने शो कर लिया है इस डायग्राम में, और जो जो नंबर ऑफ वेपर्स अबाउ द लिक्विड इंक्रीज होने लगते हैं तो इनमें से वेपर्स
एक दूसरे के साथ दोबारा मिलके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड अगेन बनाते हैं, या फिर इनमें से लिक्विड्स सरफेस के ऊपर ये वेपर्स जब टकराते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल उनको दोबारा पकड़ने लगती है। लिहाजा यहां पे जो वेपर्स थे तो इनकी तादाद बढ़ने लगती है, तो वेपर्स वापस वेपर स्टेट से यानी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन स्टार्ट होने लगता है। एंड दिस कन्वर्जन ऑफ वेपर्स फ्रॉम गैसियस स्टेट बैक इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लिहाजा जो जो एवापोरेशन होता है यहां पे वेपर्स की तादाद बढ़ने लगती है, और जब वेपर्स की तादाद बढ़ने लगती है तो कंडेंसेशन रिएक्शन भी स्टार्ट होने लगता है। लिहाजा एवापोरेशन में मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं, और कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। एंड आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल, कुछ टाइम के बाद, रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, और फिर नेट एवापोरेशन जो होता है वो जीरो होता है। यानी जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट होते रहते हैं उतने मॉलिक्यूल कंडेंस भी होते रहते हैं, और फिर यहां पे जो है हमें ऐसा लगता है कि मजीद एवापोरेशन नहीं हो रहा। इसी वजह से क्लोज कंटेनर में लिक्विड खत्म नहीं होता, लेकिन ओपन कंटेनर में लिक्विड खत्म होता है। सो यहां तक हमने एवापोरेशन को डिस्कस कर लिया। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे एवापोरेशन डिपेंड करता है, तो अब हम उन फैक्टर्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो there are certain factors that affects the evaporation and the rate of evaporation. वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं अब हम उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या इसको हम सिंपली IMF भी कहते हैं। देखिए, चूंकि एवापोरेशन लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेकअप कर लेते हैं और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिहाजा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो ज्यादा एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए रिक्वायर होगी कि वो इस स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेकअप कर सके। लिहाजा ज्यादा टाइम लेगा वेपर्स फॉर्मेशन में। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी स्लो if the intermolecular forces are strong। यही वजह है कि हनी जो है उनका रेट ऑफ एवापोरेशन काफी कम है एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज हनी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर हैज स्मॉलर रेट ऑफ एवापोरेशन एज कंपेयर टू पेट्रोल। में पेट्रोल के मुकाबले में वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, लिहाजा वाटर का रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो पेट्रोल वगैरह के मुकाबले में क्या है, वो कम है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रेट ऑफ एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूलर मोशन तेज होगा, और जब मॉलिक्यूलर मोशन तेज होगा तो मॉलिक्यूल्स क्विकली सरफेस की तरफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आएंगे। सेकंड पॉइंट, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर कोलिजन ज्यादा होगा, और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन टू द सरफेस मॉलिक्यूल विल बी फास्टर। लिहाजा रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा। सो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होगा। अगर हम ठंडा पानी ले तो उससे रेट ऑफ एवापोरेशन काफी स्लो होता है, लेकिन अगर यही पानी को हम गर्म कर ले तो रेट ऑफ एवापोरेशन इतना तेज हो जाता है कि फिर वेपर्स हमें आंखों से नजर आ रहे हैं कि लिक्विड से वेपर्स उठ रहे हैं। लिहाजा सेकंड पॉइंट ये हो गया
कि रेट ऑफ एवापोरेशन, यहां पे मैं सिंपली रेट ले लूंगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है। नंबर थर्ड जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सरफेस एरिया। क्योंकि एवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, लिक्विड के सरफेस से मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। लिहाजा अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे जो कि एवापोरेशन में हिस्सा लेंगे, और रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। यही वजह है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम उनको एक्सपेंड करके हैंग करते हैं, क्योंकि हम उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तब जाके उनका रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब फोर्थ जो फैक्टर है जो रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करता है वो क्या है, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जब वेपर्स बनते हैं तो वो लिक्विड्स के ऊपर जो है वो उनकी तादाद बढ़ने लगती है। अगर ओपन कंटेनर हो तो वो डिफ्यूज होते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लिक्विड के वेपर्स ज्यादा होंगे, और जब लिक्विड के वेपर्स ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन के साथ साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा, और नेट चेंज इन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट जो है वो कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा एंड वाइस वर्सा। यही वजह है कि बरसात के मौसम में काफी गर्मी होती है लेकिन कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि हवा में काफी तादाद में वाटर वेपर्स होते हैं। लिहाजा ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा एंड वाइस वर्सा। और लास्ट जो फैक्टर है वो है एयर स्पीड। जब हमें जल्दी होती है कपड़े सुखाने के लिए तो हम नॉर्मली पंखे के सामने कपड़े को लटका लेते हैं और वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि एवापोरेशन जब होता है तो वेपर्स बनते हैं और वो वेपर्स नेचुरली स्लोली वो डिफ्यूज होते हैं इर्द गिर्द। अगर हम एयर स्पीड को तेज कर ले तो द ब्लोइंग ऑफ एयर, हवा जो है वो वेपर्स जो एवापोरेशन के नतीजे में बन गए होते हैं वेपर्स को जल्दी लिक्विड के ऊपर से हटा लेते हैं, और एयर स्पीड की वजह से लिक्विड के ऊपर लिक्विड की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स, या जिसको हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा, वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एवापोरेशन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।